हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग स्टाइल एंड स्टार्ट करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग स्टाइल डेवलप्ड बाय बीएफ स्किनर। डेवलप किसने किया था? बीएफ स्किनर ने डेवलप किया था। कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। जो भी कंटेंट है या फिर जो भी टॉपिक टीचर पढ़ाने वाले हैं उसको स्मॉल इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसको हम फ्रेम्स कहते हैं। स्मॉल इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स का मतलब जो भी टीचर टॉपिक पढ़ाएगा उसको आपने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। ऑल स्टूडेंट्स फॉलो द सेम लीनियर सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स। हर एक बच्चे को क्या करना होता है? सेम लीनियर सीक्वेंस फॉलो करना होता है। एंड जैसे ये लाइन है ना, ये कैसे जा रही है? लीनियर वे में जा रही है। तो बच्चे भी क्या करेंगे? सेम लीनियर सीक्वेंस फॉलो करेंगे फ्रेम्स का, कि एक फ्रेम आ गई, इसके बाद लीनियर में यहाँ पे दूसरी फ्रेम आ गई, तुरंत बाद क्या आ गई? तीसरी फ्रेम आ गई। तो ये कैसे हो रहा है? एक लाइन में आप मूव कर रहे हो। प्रोग्रेस इज स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द इनिशियल टू द टर्मिनल फ्रेम। सो बच्चे की जो प्रोग्रेस होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी, क्योंकि आपने क्या किया है? कंटेंट को छोटे छोटे फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एंड जो हमारा इनिशियल फ्रेम रहेगा वो फ्रेम 1 रहेगा, और जो भी आपका फाइनल फ्रेम रहेगा वो आपका टर्मिनल फ्रेम रहेगा। सो बेसिकली इसके अंदर आपको 40 से लेके 50 फ्रेम्स देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट वर्क एट देयर ओन पेस बट द पाथ इज प्री डिटरमाइंड। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अपने पेस पर चीज़ों को लर्न करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं, तो डिपेंड करता है उनकी स्पीड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को लर्न करते हैं। ऐसा फिक्स्ड कोई टाइमिंग नहीं है कि हर एक बच्चे को इतने टाइम के अंदर, इतने टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ों को पढ़ना है या लर्न करना है। एंड चीज़ें इसके अंदर पहले से प्री डिटरमाइंड रहती है, हर एक चीज़ पहले से ही प्लान्ड रहती है। कंसिडर्ड एक्सट्रिंसिक इन नेचर। अब इस लीनियर प्रोग्रामिंग स्टाइल को एक्सट्रिंसिक इन नेचर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो बच्चे की लर्निंग है वो जो आंसर देगा बच्चा, एंड जो करेक्ट आंसर देगा उसका जो उसको रिवॉर्ड मिलेगा या पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, तो उसी से उसको मोटिवेशन आएगी कि मुझे चीज़ों को लर्न करना है एंड चीज़ों को लर्न करते रहना है। उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है कि मुझे चीज़ों को लर्न कर रहा है, बट जो वो करेक्ट आंसर दे रहा है एंड जो उसको फीडबैक मिल रहा है आउटर साइड से, वो चीज़ उसको मोटिवेट कर रही है कि मुझे चीज़ों को लर्न करना है। फोकसेस ऑन लॉजिकल प्रोग्रेशन एंड मास्टरी थ्रू स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स। सो एक क्लियर वे में, एक सेंसिबल ऑर्डर में चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है ताकि बच्चे को चीज़ें समझ में आए। एंड जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करोगे ताकि बच्चे की मास्टरी ऑफ दी कंटेंट हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, आप बच्चे को थोड़ा करके पढ़ाओगे तो बच्चे की मास्टरी ऑफ दी कंटेंट हो ही जाएगी। सो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो हमारे पास फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 है, फ्रेम 3 है, फ्रेम 4 है, फ्रेम 5 है। एंड आप यहाँ पे नोटिस करेंगे हम कैसे मूव कर रहे हैं, लीनियर वे में मूव कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि फ्रेम 1 हमारी यहाँ आ गई, फ्रेम 2 हमारी यहाँ आ गई एंड फ्रेम 3 हमारी यहाँ पर आ गई। नहीं, हम कैसे मूव कर रहे हैं? एक लीनियर सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं। फ्रेम 1, फिर उसके बाद फ्रेम 2, फिर उसके बाद फ्रेम 3, फिर उसके बाद फ्रेम 4 एंड देन फ्रेम 5। ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। कहाँ तक? आपकी जब तक 40 या 50 फ्रेम्स नहीं हो जाती हैं। जो आपकी फर्स्ट फ्रेम है वो बच्चे का एंट्री बिहेवियर शो करेगी, एंड जो बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा हर एक बच्चे का वो सेम रहेगा। मतलब कि जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हर एक बच्चे के लिए सेम रहेंगे, चाहे बच्चे को पहले से जितना मर्जी आता हो या कुछ भी नहीं आता हो। कंटेंट सबका सेम रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम रहेगा। एंड जो लास्ट फ्रेम होगी वो आपका टर्मिनल बिहेवियर शो करेगी कि बच्चे ने मास्टरी ऑफ द कंटेंट कर ली है एंड जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे टीचर्स के वो अचीव हो चुके हैं। सो हम लीनियर प्रोग्रामिंग बनाते कैसे हैं? जैसे हमारे पास क्या होता है, एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को क्या करते हैं हम? सबसे पहले स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एंड ये जो स्मॉल आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे पास एक टॉपिक है, उसके अंदर इतने सब टॉपिक कवर हो रहे हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि बच्चे इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लें। अब आप क्या करोगे? आप पहला जो पॉइंट है या पहली डेफिनेशन है या पहला जो कंसेप्ट है आपके टॉपिक का, उसको आप डालोगे फ्रेम 1 के अंदर।
वो जो आप जो भी कंटेंट डालोगे या तो वो 2 लाइनर का होगा या तो 3 लाइनर का होगा या छोटी सी डेफिनेशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि फ्रेम 1 के अंदर आपने पूरा पैराग्राफ डाल दिया है एंड आप चाहते हो बच्चे इसकी मास्टरी कर ले। नहीं, आप कंटेंट क्या रखोगे, 2 लाइनर 3 लाइनर का कंटेंट रखोगे या फिर कोई डेफिनेशन रखोगे ताकि बच्चे उसको इजीली ग्रास्प कर ले। आपने यहाँ पे कंटेंट को प्रेजेंट किया, देन फ्रेम 2 में आपने क्या किया, क्वेश्चन पूछा बच्चे से। बच्चे ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया इसी फ्रेम के अंदर। उसको आंसर कहाँ देखने को मिलेगा कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, वो फ्रेम 3 में देखने को मिलेगा। फ्रेम 3 के अंदर ही बच्चे का क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रहेगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर कहाँ देखने को मिलेगा, फ्रेम 4 के अंदर मिलेगा। एंड फ्रेम 4 के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका जो आंसर है वो आपको फ्रेम 5 के अंदर देखने को मिलेगा एंड इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये जो हमारा पहला सब टॉपिक था ना, जो आपका मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक के अंदर आप चाहते हो कि बच्चे को ये वाली डेफिनेशन या ये वाली चीज समझ में आए, इसकी आप क्या करोगे, 7 to 8 फ्रेम्स डेवलप करोगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्वेश्चन पूछ के। यहाँ पे आपने कंटेंट डाल दिया, अब इसी से रिलेटेड आप 7-8 क्वेश्चन बच्चे से पूछोगे और ताकि बच्चे को उस टॉपिक की पूरी क्लियरिटी हो जाए। जब आपके क्वेश्चन बनने बंद हो जाएंगे इस कंटेंट से रिलेटेड, तब आप क्या करोगे, इस वाले सेकंड वाले कंटेंट को छेड़ोगे। इससे रिलेटेड अब आप क्या बनाओगे, फ्रेम्स बनाना शुरू करोगे। मान लो आपने 7 to 8 क्वेश्चंस पूछ लिए रिलेटेड टू कंटेंट 1, सो आपका कंप्लीट हो जाता है पहला टॉपिक फ्रेम 8 पर। सो जो फ्रेम 9 आपकी रहेगी वहां पे आप क्या करोगे, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करोगे, नया सब टॉपिक बच्चों को दोगे। जैसे यहाँ पे आपने पहली डेफिनेशन डाल दी, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप दूसरी डेफिनेशन को डालोगे एंड इससे रिलेटेड अब आप 7, 8 या 9, 10 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप पूछोगे। जब आपका ये सेकंड वाला सब टॉपिक भी कवर हो जाएगा, अब आप क्या करोगे, इस वाले टॉपिक को छेड़ोगे एंड इससे रिलेटेड आप क्या करोगे, क्वेश्चंस फ्रेम करना शुरू करोगे। सो आप देखोगे वेरी इजीली आपकी 40 से 50 फ्रेम्स डेवलप हो जाएंगी। एंड अब आप क्या कर रहे हो, एक ही टॉपिक से रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन बच्चे से पूछ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी मास्टरी ऑफ द कंटेंट हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा एंड अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं वापस से कोशिश करूंगी कि ये चीज आपको समझ में आ जाए अच्छे से। सो ऐसे हमारी जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो डेवलप की जाती है, ऐसे बनाई जाती है। एंड इसको मैं अपने एग्जाम्पल के अगर थ्रू समझाऊं कि मैंने कैसे डेवलप किया था लीनियर प्रोग्रामिंग अपने कॉलेज टाइम पे। सो मेरा टॉपिक था मैप्स एंड ये शायद ज्योग्राफी की 6th, 7th या 8th क्लास की बुक में है किसी में। मैप्स का टॉपिक मैंने लिया था, इसमें मैंने मैप के टाइप्स कवर किए थे एंड मैप्स का मीनिंग कवर किया था। सो फ्रेम 1 में मैंने क्या किया था, जैसे मैप्स का मीनिंग था वो इसके अंदर डाला था एंड फ्रेम 2 में मैंने इसी जो डेफिनेशन डाली है मैप की उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डाला था। इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं रहते हैं कि आपने एक क्वेश्चन दे दिया एंड मल्टीपल आंसर्स दे दिया एंड बच्चे को उसमें से सेलेक्ट करना है एक। नहीं, इसके अंदर आप क्या करते हो, बच्चे को फिल इन द ब्लैंक्स देते हो और थोड़े बहुत प्रॉम्प्ट्स बच्चे को देते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि map is a representation or a drawing of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। ये हो गई maps की definition। एंड सेकंड फ्रेम में क्या किया, क्वेश्चन पूछ लिया है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कि रिप्रेजेंटेशन का क्या स्पेलिंग होता है। अब बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे एक्टिवली रिस्पॉन्स करेगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे को लिखना है। बच्चे ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया, बच्चा मूव करेगा 3rd फ्रेम के अंदर। बच्चा जब 3rd फ्रेम पे मूव करेगा तो बच्चे को उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे नजर आएगा कि मैंने जो रिप्रेजेंटेशन का स्पेलिंग था वो सही दिया या नहीं दिया। अब बच्चे ने यहाँ पे स्पेलिंग उसका सही दिया तो बच्चे को क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक मिल जाएगा। अब जो फीडबैक है वो भी बच्चे को तुरंत के तुरंत ही मिल रहा है। एक तो वो यहाँ पे एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहा है, ऊपर से उसको फीडबैक
अगली ही स्लाइड में मिल गया, या अगली ही फ्रेम पे मिल गया है। अब बच्चे ने सेकंड फ्रेम में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर दे दिया है एंड उसका रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड थर्ड फ्रेम के अंदर हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा जिसमें बच्चे को आंसर करना है एक और फिल इन द ब्लैंक्स का। एंड बच्चा यहाँ पे जब रिस्पॉन्स करेगा या फिर जो आंसर देगा उसका रिस्पॉन्स उसको यहाँ इस स्लाइड में देखने को मिल जाएगा, सॉरी इस फ्रेम में देखने को मिल जाएगा। एंड ये उसका करेक्ट रहेगा तो उसको मोटिवेशन आएगी, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है कि जो मेरे क्वेश्चन है मेरे उसके आंसर सही हो रहे हैं। एंड उसको क्या करेंगे, यही जो उसके रिस्पॉन्स रहेंगे उसको मोटिवेट करेंगे चीजों को लर्न करने के लिए। सो ऐसे ही सो ऑन फ्रेम्स चलती जाएंगी जब तक आपका टॉपिक खत्म नहीं हो जाता है। एंड एट द एंड आप ऑब्जर्व करोगे कि बच्चे की मास्टरी ऑफ द कंटेंट हो चुकी है। एंड मैं अलग से भी एक वीडियो डाल दूंगी कि मैंने कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग डेवलप करी थी अपने कॉलेज टाइम पर, ताकि आपको और ज्यादा हेल्प हो जाए। सो फर्दर मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, information is given in small parts one after another in a set order called frame। so जो बच्चे की लर्निंग है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, क्योंकि आपने चीजों को, इन्फॉर्मेशन को, टॉपिक को स्टेप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड जो डिवीजन आपने की है वो एक लॉजिकल वे में की है। बच्चा स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेगा। इमीडिएट फीडबैक, बच्चे को हर एक फ्रेम के बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है कि उसका आंसर सही है या गलत है। एक्टिव रिस्पॉन्स, लर्नर मस्ट रिस्पॉन्ड टू ईच फ्रेम, नो जस्ट रीडिंग, नॉट जस्ट रीडिंग। सो बच्चे को क्या होता है, हर एक फ्रेम का एक्टिवली रिस्पॉन्स करना होता है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग नहीं करनी होती है उसने। लर्न एट योर ओन स्पीड, सो बच्चे अपने स्पीड के हिसाब से चीजों को लर्न करते हैं, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। फिक्स्ड रिस्पॉन्सेस, जो आंसर रहते हैं हर एक क्वेश्चन के वो क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। बच्चा अपना खुद का दिमाग यूज नहीं कर सकता इसके अंदर कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, नहीं, जो आंसर है वो है। सेम पाथ फॉर एवरीवन, हर एक बच्चे को एक ही पाथ फॉलो करना होता है, रास्ता एक है, हर एक बच्चे को वही रास्ता फॉलो करना है। Short frames, each step has around 40-50 words making it easy to understand। इसके अंदर short frames रहती हैं। हर एक फ्रेम जो आप डेवलप करोगे उसके अंदर आप छोटा सा क्वेश्चन पूछोगे जिसके अंदर क्या रहेगा, 40 से लेके 50 वर्ड्स रहेंगे। ऐसा नहीं है आपने एक फ्रेम के अंदर एक पैराग्राफ डाल दिया, नहीं, आपने स्पेसिफिक डेफिनेशन डालनी है या 2-3 लाइनों का कंटेंट डालना है। एंड बच्चे को ये देखना है कि वो चीजें बच्चे को समझ में आए। हिंट्स गिवन, सो बच्चे को क्या दिए जाते हैं, हिंट्स दिए जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन की स्पेलिंग के अंदर आर, फिर डैश, फिर पी, फिर डैश, फिर टी, ऐसे क्या किया गया है, रिप्रेजेंटेशन की स्पेलिंग के अंदर हिंट्स दिए गए हैं जो कि बच्चे को हेल्प करते हैं चीजों को सॉल्व करने में। लेस चीटिंग, आंसर आर हिडन, आंसर हमारे हिडन रहते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, ऑनेस्ट तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। प्लान्ड लर्निंग, सो ये एक सिस्टम को फॉलो करता है, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, कि बच्चे को आपने क्वेश्चन दिया, बच्चा उसको रिस्पॉन्स करेगा, देन बच्चे को रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरीके से बच्चे की लर्निंग चलती है। सेल्फ रिटन आंसर, सो इसके अंदर बच्चे को आंसर लिखना पड़ता है, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस नहीं होते कि आपने एक क्वेश्चन दे दिया एंड उसके मल्टीपल आंसर दे दिए, बच्चे को चूज करना है, नहीं, बच्चे को लिखना पड़ेगा। देन एडवांटेजेस, इजी टू लर्न, सो बच्चा इजीएस्ट वे में चीजों को लर्न कर सकता है क्योंकि आपने स्मॉल स्टेप्स में या स्मॉल पार्ट्स में कंटेंट को डिवाइड किया है। फ्यूअर मिस्टेक्स, बच्चे की एरर्स धीरे धीरे इसके अंदर कम हो जाती हैं, बच्चा गलतियां कम करना शुरू कर देता है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। एक्टिव लर्निंग, बच्चे को एक्टिवली चीजों को रिस्पॉन्स करना होता है। क्विक फीडबैक, बच्चे को इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। गुड फॉर बेसिक लर्निंग, सो बेसिक लर्निंग जैसे कि चीजों को मेमोराइज करना, फैक्ट्स को मेमोराइज करना, चीजों को रिकॉग्नाइज करना, वैसी टाइप की लर्निंग के लिए ये ठीक है। अदरवाइज अगर आपको चीजें समझनी है, डीपर अंडरस्टैंडिंग करनी है चीजों की, तो उसके लिए ये ठीक नहीं है। क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड, सो हर एक चीज इसमें क्लियर रहती है, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती है। एंड इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम रहती है, जैसे इंट्रोडक्टरी हो गया, टीचिंग हो गया, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। Each step is independent, every frame is complete and can be tested on its own। so हर एक फ्रेम खुद में कंप्लीट है एंड आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली जो फ्रेम है, जैसे सेकंड फ्रेम है, ये अपने में खुद में कंप्लीट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने रिप्रेजेंटेशन का स्पेलिंग पूछा है,
सो आप इसको इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर सकते हो। अब इस वाली फ्रेम में आपने अकॉर्डिंग का स्पेलिंग पूछा है, सो इस वाली और इस वाली फ्रेम के अंदर कोई इतना रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप वापस से रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हो, आपने एक अलग स्पेलिंग पूछ ली है। सो ये और ये क्या है, खुद में इंडिपेंडेंट है एंड आप इनको सेपरेटली क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। Limitations can get boring. Too much repetition can cause learners to lose interest. So आप बार बार बच्चे को रिपीटेशन करवाओगे तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कम होता चला जाएगा। नो क्रिएटिविटी, क्योंकि बच्चे इसके अंदर नए आंसर्स नहीं जनरेट कर सकते हैं, आंसर्स उनके फिक्स्ड रहते हैं। टेक टाइम एंड मनी, अब इतनी सारी फ्रेम्स आप बनाओगे 40 से लेकर 50, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, एंड साथ में मनी भी चाहिए होती है इसको बनाने के लिए। गेसिंग आंसर्स, इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, जो भी हिंट्स दिए होते हैं उसके थ्रू आंसर्स को गेस कर सकते हैं। ओनली फॉर सब सब्जेक्ट्स, ये जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है कुछ सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, जैसे कि मैथ्स और साइंस। नो फ्रीडम टू एक्सप्लोर, सो बच्चे के पास यहाँ पे फ्रीडम नहीं होती कि वो अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर सके, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया या फिर जो भी अपने आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें वो चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकता। एक फिक्स्ड कंटेंट टीचर ने दे दिया है कि आपको ये पढ़ना है, ये क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं, सो बच्चे को वही चीज फॉलो करनी है। सेम रूट फॉर ऑल, सो हर एक बच्चे को एक ही रूट फॉलो करना है, चाहे स्लो लर्नर हो, चाहे फास्ट लर्नर हो, चाहे एवरेज लर्नर हो। डजंट यूज प्रायर नॉलेज, सो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कितनी है ये उस पर फोकस नहीं करता, बट ये इस चीज के ऊपर ध्यान देता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सबका सेम रहना चाहिए। बेस्ड ऑन एनिमल लर्निंग डजंट मैच हाउ ह्यूमन थिंक एंड लर्न फुल्ली, सो ये इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता कि ह्यूमंस कैसे सोचते हैं या कैसे चीजों को लर्न करता है। ये एनिमल बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस करता है कि आपने स्टिमुलस दे दिया, रिस्पॉन्स मिल जाएगा एंड देन आप रिवॉर्ड दे दोगे। पर ह्यूमंस ऐसे नहीं सोचते, ह्यूमंस क्रिएटिव वे में सोचते हैं एंड उनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। नो हेल्प विद मिस्टेक्स, रॉन्ग आंसर्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड और करेक्टेड इन डिटेल, सो बच्चे का जो आंसर रहता है वो आंसर क्यों गलत है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है। एंड ये थे सारे लिमिटेशंस। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो एंड आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।